कैसा हो अगर आप अपने बचपन के खूबसूरत पलों को फिर से जी लें तो? कैसा हो अगर आपको अभी ये पता चल जाए कि आप बूढ़े होने के बाद कैसे लगेंगे? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम गुजरे दिनों या आने वाले दिनों की झलक देख सकें? क्या टाइम ट्रेवल मुमकिन है? वैसे सच तो ये है कि हम सभी टाइम ट्रेवल करते हैं। हालांकि इस बात पर पूरी तरह से दावा नहीं किया जा सकता। सभी वैज्ञानिक ये नहीं मानते कि टाइम ट्रेवल मुमकिन है। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि ये खतरनाक है और यदि कोई व्यक्ति इसे करने की कोशिश करता है तो ये घातक हो सकता है। लेकिन इस क्यूरियस पंथी वाले सवाल ने मेरी तो नींद ही उड़ा दी है। तो इसका जवाब जानने के लिए हमारे चैनल क्यूरियस पंथी को अभी सब्सक्राइब करें। 20वीं सदी के एक वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने स्पेशल रिलेटिविटी नाम की एक थियोरी बनाई थी। आइंस्टाइन की इस थियोरी के अनुसार समय का तेज या धीमा होना इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस चीज के समक्ष कितना तेज चल रहे हैं। जितना तेजी से हम अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं, उतनी ही धीमी गति से हम समय में यात्रा यानी टाइम ट्रेवल करते हैं। चलिए अब स्पेशल रिलेटिविटी को ट्विन पैराडॉक्स के उदाहरण के जरिए समझते हैं। ट्विन पैराडॉक्स जैसे प्रयोग स्पेशल रिलेटिविटी को समझने के लिए बनाए गए हैं, जिनमें दो जुड़वां भाई शामिल हैं, जैक और जॉन। जॉन ने फैसला किया कि वो अंतरिक्ष में जाएगा, वो भी तेज रफ्तार से चलने वाले रॉकेट में, और दूसरा भाई जैक यहीं नीचे रहने का फैसला करता है। मान लीजिए इस वक्त दोनों की उम्र 15 साल है। जब जॉन ने पृथ्वी से एक अंतरिक्ष यान में बैठकर जाने का फैसला किया तो उस यान की रफ्तार लाइट की स्पीड की 99.5% थी, जो शायद अब इस दौर में मुमकिन नहीं है। और वहां जाकर जॉन ने अपने सिर्फ 5 जन्मदिन बनाए। तो जब वो 20 साल का हुआ तो अपने घर लौटा और उसने देखा कि उसका भाई जैक अब 65 साल का हो गया है और अपने पोते पोतियों के साथ मजे कर रहा है। क्योंकि जॉन के लिए समय बहुत धीरे चला, इसलिए उसने सिर्फ 5 जन्मदिन बनाए। और वहीं उसका जुड़वा भाई जैक अपने 50 साल भी पूरे कर चुका था। है ना मजेदार? लाइट की स्पीड के करीब जॉन अपने स्पेसशिप में था और अपने जुड़वा भाई के मुकाबले बहुत धीरे उसकी उम्र बढ़ रही थी। लेकिन क्या ये सच में टाइम ट्रेवल है? शायद उस तरह नहीं जैसे हम सोचते हैं, लेकिन अंतरिक्ष और समय की बात करें तो ऐसा ही होता है। तो अगर जॉन का सफर 2003 में शुरू हुआ तो सिर्फ 5 सालों में ही वो 2053 में पहुंच गया और वहीं जैक को 50 साल लग गए। इसका मतलब यह हुआ कि जॉन टाइम ट्रेवल कर रहा था। अब तक हमने आने वाले समय के टाइम ट्रेवल की बात की है, लेकिन क्या समय में पीछे जाना मुमकिन है? टाइम ट्रेवल के बारे में सुनकर दिमाग हिल जाता है। कैसा हो अगर आप समय में पीछे जाएं और अपने मम्मी पापा को मिलने ही ना दें? लेकिन अगर वो मिलेंगे ही नहीं तो आप पैदा कैसे होंगे? और अगर आप पैदा ही नहीं होते तो समय में पीछे जाकर उन्हें एक दूसरे से मिलने से कैसे रोकते? ऐसे कई पहलू हैं जो हमें इस बात का कारण देते हैं कि समय में पीछे जाना क्यों संभव नहीं है। आइए जरा उन पैराडॉक्स या पहलुओं पर भी नजर डाल लेते हैं। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। मान लीजिए आप समय में पीछे चले गए हैं और अपने दादाजी की जान ले ली है, तो अब आपके पापा का जन्म नहीं होगा और ना ही आपका होगा। तो अगर आप पैदा ही नहीं होंगे तो आपके दादाजी को कौन मारेगा? क्यों? बज गई ना ज्ञान की घंटी। हिटलर पैराडॉक्स। आपने टाइम ट्रेवल किया और पीछे चले गए, उसके बाद आपने हिटलर को मार दिया। इतिहास बदल जाएगा और अब हिटलर भी नहीं होगा। तो जब हिटलर ही नहीं होगा तो आपको समय में पीछे जाने की जरूरत ही क्या है? इन्फिनिट लूप पैराडॉक्स। एक आदमी समय में पीछे जाता है और एक औरत से शादी करता है। उसके बाद वो हाल के समय में वापस आ जाता है और अब वो औरत गर्भवती है और उसका एक बच्चा भी हो गया। सालों बाद वही बच्चा समय में वापस जाता है और उसी औरत से शादी करता है। तो अब ये सोचना मुश्किल है कि कौन बेटा है और कौन बाप है। अगर ये सारे वैज्ञानिक सही हैं तो ऐसा टाइम ट्रेवल करने से पैराडॉक्स हो सकता है। तो इसका मतलब है कि हमें जवाब मिल गया, पिछले समय में वापस जाना मुमकिन ही नहीं है। तो अगर सवाल ये है कि क्या फ्यूचर का टाइम ट्रेवल किया जा सकता है, तो जवाब है हाँ। लेकिन अगर पीछे समय की बात करें तो ना। कैसा होता अगर इंसान उड़ सकता? बचपन में हम सभी चाहते थे कि हमारे पास कोई सुपर पावर हो। आपने किस सुपर पावर की कल्पना की थी? वैसे उड़ने की बात करें तो इंसान का हमेशा से उड़ने का सपना रहा है, क्योंकि हम पक्षियों को उड़ता हुआ देखते हैं या बचपन में हमने कई सुपर हीरो की फिल्म्स देखी हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि अगर इंसान सच में उड़ सकता तो क्या होता? 1. आप जहाज का सफर नहीं करते। यदि कम लागत में एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ान भरकर जा सकते तो फिर महंगे हवाई जहाज की क्या जरूरत? 2. कारों से 70% एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन यानी वायुमंडलीय प्रदूषण होता है। एक साल में 70 लाख लोग वायु प्रदूषण के कारण मर जाते हैं। यदि हम उड़ सकते तो कारों और बसों की संख्या से अधिक मनुष्यों को उड़ते हुए देखते। इस प्रकार सड़क पर वाहनों की संख्या कम हो जाती और लोग कम मरते। 3.
भारी ट्रैफिक से बच जाते, ट्रैफिक में घंटों समय बर्बाद नहीं होता और आप उड़कर घर पहुंच जाते, वो भी समय बर्बाद किए बिना। मजा आता ना। चौथा, अगर आप लेट हो रहे हैं तो चिंता मत कीजिए, बस उड़ान भरकर आप समय पर अपनी मंजिल तक पहुंच जाइए। पांचवा, अगर आपका सपना है पूरी दुनिया घूमने का तो समझिए पूरा हो गया, आप कहीं भी उड़कर जा सकते हैं, वो भी पैसों की चिंता किए बिना। छठा, कार दुर्घटना में मरने की संभावना 5,000 में से 1 है। इसका मतलब है कि हर साल दुर्घटनाओं में 12,50,000 लोग मारे जाते हैं। दूसरी ओर हवाई जहाज में 1 से 1,10,00,000 लोगों में से आप भी हो सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर इंसान उड़ सकता तो विमान दुर्घटना के दौरान मृत्यु दर 0 तक पहुंच जाती। सातवां, ऑर्डर करते ही आपका खाना 15 से भी कम मिनट में आपके घर पहुंच जाता। आठवां, लोगों के आने जाने का रिकॉर्ड रखना असंभव होता और नागरिकता और सीमाओं की अवधारणा नहीं रह जाती। नौवां, भूमि परिवहन जिसमें 90 करोड़ कारें शामिल हैं कम हो जाएंगी और विमान का उपयोग केवल सामान ढोने के लिए किया जाएगा। 10वां, हर दिन 85,000 से अधिक विमान उड़ते हैं, यानी 2,61,54,000 लोग उड़ रहे हैं। अगर इंसान उड़ान भर सकता तो ये संख्या बढ़ जाती। हालांकि उड़ने के कई लाभ हैं, वैज्ञानिकों के अनुसार मनुष्य के लिए उड़ान भरना असंभव है, क्योंकि हमें शरीर को ऊपर उठाने के लिए कई गुना ज्यादा मांसपेशियों की ताकत की आवश्यकता होगी। हमारा शरीर बड़ा और भारी है और अगर हमें पर्याप्त बड़े पंख भी मिल जाएं, तो भी हम खुद को नहीं उठा पाएंगे और न ही नियंत्रण बनाए रख पाएंगे। पक्षी उड़ सकते हैं क्योंकि उनके पंखों और पंखों की मांसपेशियों की ताकत उनके शरीर के आकार के साथ संतुलन में होती है। इसके अलावा उनकी हड्डियां खोखली होती हैं और पंखों पर भार कम हो जाता है। इंसान उड़ सके इसलिए अतीत में कई प्रयास किए गए हैं। लियोनार्डो डा विंची ने पक्षियों की उड़ान का भी अध्ययन किया और उसी से उन्हें रोमांचक व्यक्तिगत उड़ान उपकरणों के कई विचार भी आए। उसी के बाद जेट विमानों, हेलीकॉप्टरों और अंतरिक्ष यान, ये सभी जीत इंसान ने हासिल की। इंसान अब भी उड़ान के नए साधन तलाश रहा है, तो अपनी जिज्ञासा को इसी तरह उड़ान भरने दीजिए। धुंधले महासागरों, सॉइल इरोजन और बड़े पैमाने पर विलुप्त होने के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम इंसान ही इस पृथ्वी से गायब हो जाएं तो क्या होगा? क्या समंदर में ढेर सारी मछलियां होंगी? वातावरण में बदलाव के कारण क्या हमारे शहर की इमारतें धूल से भर जाएंगी? आखिर हम सबका नामो निशान मिटने में कितना वक्त लग जाएगा? नहीं पता? तो कोई बात नहीं, क्यूरियस पंथी के पास है इसका जवाब। आइए जानते हैं कि अगर हम इंसान अचानक गायब हो जाएं तो क्या होगा। 1 घंटे के अंदर अंदर पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा। कोयले से उत्पन्न होने वाली बिजली बंद हो जाएगी क्योंकि कोयला डालने वाला कोई होगा ही नहीं। और इतना ही नहीं, इंसानों के बिना हवा और पानी से चलने वाले बिजली घर भी ठप पड़ जाएंगे। अगले दिन बिजली न आने की वजह से ज्यादातर परमाणु ऊर्जा खुद ब खुद बंद हो जाएंगी, क्योंकि आगे कोई नुकसान ना हो इसके लिए उनका सिस्टम बहुत सुरक्षित बनाया गया है। लंदन, मॉस्को और न्यूयॉर्क जैसे शहरों के अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशनों में पानी भर जाएगा क्योंकि टनल्स की देखरेख करने वाला कोई नहीं होगा, और ऐसा सिर्फ 3 दिनों में हो जाएगा। जू के सभी जानवर बाहर आराम से घूमने लगेंगे क्योंकि उन्हें रोकने वाला बिजली का पिंजरा काम करना बंद कर देगा और फिर वो शहरों में घूमने लग जाएंगे। 10 दिनों के बाद हमारे पालतू जानवरों को जिंदा रहने में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। पालतू कुत्तों को अब जंगल में ही रहने का तरीका ढूंढना होगा। बिल्लियों का भी यही हाल होगा, लेकिन क्योंकि वो खुद में काफी सक्षम होती है, इसलिए ऐसे माहौल में वो खुद को ज्यादा दिनों तक जिंदा रख पाएंगी। लाखों मुर्गियां, बकरियां और बाकी के जानवर भी मर जाएंगे क्योंकि उन्हें जंगली और मांसाहारी जानवर छोड़ेंगे ही नहीं। बिजली के जाते ही बैक्टीरिया, मोल्ड, कीड़े और सड़ाने वाले पदार्थ उन खाने के सामानों पर लगने लग जाएंगे जो किरानों की दुकानों में रखे होंगे। इसके बाद जब ये सामान खत्म हो जाएगा तो कीड़े और चूहे वगैरह जंगलों में जाएंगे और उनकी आबादी भी तेजी से खत्म होने लगेगी क्योंकि उन्हें जंगली जानवर खा जाएंगे। 1 महीने बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में जिस न्यूक्लियर फ्यूल को स्टोर किया जाता है, जिसे पानी की मदद से ठंडा रखा जाता है, वो भी सूख जाएगा। फ्यूल रॉड्स इतनी ज्यादा गर्म हो जाएंगी कि आग लग जाएगी और वो आग न्यूक्लियर फ्यूल तक पहुंचकर बहुत बड़ा धमाका कर देंगी और ये फुकुशिमा और चिर्नोबिल जैसी बड़ी घटना भी हो सकती है। इसके इलाके में आने वाले पेड़ पौधे और जानवर रेडिएशन की वजह से मर जाएंगे और जो बच भी गए उन्हें कोई ना कोई जेनेटिक बीमारी हो जाएगी। इंसानों के गायब होने के करीब 25 साल बाद पृथ्वी का करीब 75% हिस्सा हरा भरा नजर आएगा। सड़क के किनारे सिर्फ झाड़ियां ही नजर आएंगी, वहीं खाली पड़ी इमारतों में फूल और पेड़ पौधे उगते हुए नजर आएंगे। पानी के किनारे बड़ा शहर तो पूरी तरह से डूब जाएगा और जो पानी के जहाज डूब गए थे
वो पानी के अंदर नई कोरल रीफ्स का घर बनाएंगे। करीब 30 सालों के बाद जिन सैटेलाइट्स को हमने अंतरिक्ष में भेजा था वो पृथ्वी पर आकर टकरा जाएंगी। हमारी मौजूदगी के बिना भी अगले 25 सालों तक ग्लोबल वार्मिंग होती रहेगी। पृथ्वी का तापमान 0.6 हो जाएगा, लेकिन इसके बाद भी पर्यावरण में काफी सुधार आएगा। अगले 60 सालों तक हम इंसानों ने जो समंदर के जीवों को नुकसान पहुंचाया है उसकी भरपाई होने लग जाएगी। 150 सालों में सबसे विकसित शहरों में भी पौधे, धूल और मिट्टी ही नजर आएगी। कई शहर पूरी तरह से दफन हो चुके होंगे। लंदन फिर से दलदली शहर बन जाएगा और वैंकूवर जैसे शहर की इमारतें बर्फ जमने की वजह से देखने में किसी कंकाल जैसी नजर आएंगी। लास वेगस और दुबई जैसे शहर रेत में धंसे नजर आएंगे, यानी प्रकृति का जो था उसे वैसा ही मिल जाएगा। 230 सालों में इंसानों के न रहने के बाद जो वनस्पति हुई है उसकी वजह से अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगी। इंसानों के अस्तित्व की सिर्फ एक ही निशानी रह जाएगी और वो होगी स्टील और प्लास्टिक। 300 सालों के बाद धातु से बना आईफिल टावर और स्टील ब्रिजेस देख रेख न होने की वजह से जंग खाकर बिखर जाएंगे। इंसानों के गायब होने के 500 साल बाद पूरी दुनिया के जंगल काफी हरे भरे नजर आएंगे जो 10,000 साल पहले हुआ करते थे। कुदरती दुनिया इंसानों के अस्तित्व की हर एक चीज को मिटा देगी। 10,000 सालों के बाद इंसान के अस्तित्व की दुनिया को याद रखने के लिए एकमात्र चीज जो होगी वो है चट्टान पर नक्काशीदार कुछ कलाकृतियां, जैसे कि माउंट रशमोर या शायद पिरामिड, जो कई 100,000 साल तक ऐसे ही रह सकते हैं। हालांकि 25,000 साल बाद भी हम इंसानों द्वारा इस्तेमाल किए गए प्लास्टिक के निशान नजर आ सकते हैं, लेकिन 500 लाख साल के बाद इनका भी नामो निशान खत्म हो जाएगा। वैसे तो हम पल में ही यूं गायब नहीं होने वाले हैं, लेकिन फिर भी हमें अपने ग्रह को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमारी वजह से पूरी दुनिया में काफी प्राकृतिक बदलाव आए हैं। मानवता यहाँ हमेशा नहीं रहने वाली और ना ही हम रहने वाले हैं। हमने ये तो जान लिया कि हमारे बिना दुनिया कैसी होगी, लेकिन साथ ही हमने ये भी जाना कि हमारे बिना भी ये चल सकती है। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। क्या हो अगर पूरी दुनिया से सारी मधुमक्खियां मर जाएं? कुछ का कहना है कि दुनिया में आग लग जाएगी और कुछ का कहना है कि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होगी। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया कैसे खत्म होगी? अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी के अनुसार यदि दुनिया की सभी मधुमक्खियां खत्म हो जाएं, तो इंसान सिर्फ अगले 4 सालों तक ही जिंदा रह पाएगा। डरावना है ना? लेकिन सच भी है। लेकिन मधुमक्खियां इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं? और वास्तव में क्या होगा अगर सारी मधुमक्खियां मर गईं तो? इंसान मधुमक्खियों को लेकर उलझन में रहता है। इनसे हमें शहद तो मिलता ही है, लेकिन साथ ही ये हमें दर्दनाक डंक भी मार सकती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ये खास क्यों हैं? और अगर सारी मधुमक्खियां मर जाएं तो क्या होगा? खैर, हमें मोम और शहद तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत कुछ होगा। दुनिया में मधुमक्खियों की 20,000 से भी ज्यादा प्रजातियां हैं। वो इंसेक्ट पॉलिनेटर्स का सबसे खास समूह है और कुछ इस तरह काम करती हैं। मधुमक्खी रस चूसने के लिए फूल पर जाती है। फूल से निकलने वाला पॉलन मधुमक्खी के शरीर से चिपक जाता है। मधुमक्खी फिर उसी पॉलन को दूसरे फूल तक ले जाती है, जिसमें थोड़ा पॉलन उन फूलों के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में चिपक जाता है और इस तरह पॉलिनेशन प्रोसेस पूरी हो जाती है। कई मधुमक्खियां तो इन फूलों के साथ विकसित होती हैं और फूल उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। अगर मधुमक्खियां पॉलिनेशन नहीं करेंगी तो पौधे खत्म हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ब्लूबेरीज और चेरीज 90% तक मधुमक्खियों द्वारा किए गए पॉलिनेशन पर निर्भर करती हैं। इतना ही नहीं, हर रोज जो हम फल, सब्जियां, बीज और नट्स खाते हैं, उनके उगने में 70% काम मधुमक्खियां ही करती हैं। लेकिन सिर्फ पौधे ही नहीं है जो मधुमक्खियों पर निर्भर करते हैं, जानवरों को भी उन्हीं का सहारा है। वो अपने खाने के लिए मधुमक्खियों पर निर्भर करते हैं। अगर सारी मधुमक्खियां मर जाएं, तो धीरे धीरे जानवर भी नहीं बचेंगे। मधुमक्खियों की वजह से ही कई बीज, फल और बेरीज मिलती हैं, यानी कि ऐसा खाना जो जानवरों के लिए बहुत जरूरी है। इन सभी कारणों की वजह से हमारा इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा और उसी से इंसानों की जिंदगियों पर भी भारी प्रभाव पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पृथ्वी पर रहने वाले 780 करोड़ लोगों को जीने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी। हम जो 3 वक्त का खाना खाते हैं, उनमें से एक मधुमक्खियों की वजह से आता है। आज हमें जो खाना आसानी से मिल रहा है, उसके उत्पादन में धीरे धीरे कमी आने लगेगी और सुपरमार्केट में फल और सब्जियां आधी मात्रा में होंगे। बहुत ही आम सी चीजें जैसे बादाम, सेब, ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी, खीरे और यहाँ तक कि कॉटन से लेकर अल्फाल्फा के बीज जो डेयरी फीड के लिए उपयोग किए जाते हैं,
और मधुमक्खियों द्वारा पॉलिनेशन से ही मिलते हैं, ये सब गायब हो जाएंगे। जरा सोचिए, ये छोटी सी गड़बड़ हमारे लिए कितनी बड़ी मुसीबत ला सकती है और भारी बदलाव आ सकते हैं। आइंस्टाइन के अनुसार मधुमक्खियां नहीं होंगी तो पौधे नहीं होंगे, ना ही जानवर होंगे और ना ही इंसान। सोचकर डर लगता है ना। इससे भी डरावना यह है कि मधुमक्खियों की तादाद कम होती जा रही है। वैज्ञानिक और मधुमक्खियां पालने वाले लोग छत्तों को बचाकर रखने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले मधुमक्खियों को बचाने का इतना ज्यादा प्रयास कभी नहीं किया गया था। मधुमक्खियों की कॉलोनी एक बहुत बड़ी समस्या का सामना कर रही है, जिसे कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर कहते हैं, जिसका मतलब है अचानक मधुमक्खियों की पूरी कॉलोनी खत्म हो जाना, और इनमें सिर्फ वही मधुमक्खियां बच रही हैं जो स्वस्थ हैं। मधुमक्खियों की विशाल संख्या हर साल मर जाती है और वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका कारण इंसानी गतिविधियां हैं। कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, इंसानों द्वारा किया गया जलवायु परिवर्तन, मधुमक्खी का खराब पालन और उनके रहने की जगह को ठीक से न रखना, ये सारे कारण मधुमक्खियों की आबादी को खत्म कर रहे हैं। तो हम उन्हें कैसे बचा सकते हैं? इसकी शुरुआत में हमारी आने वाली पीढ़ियों को मधुमक्खियों और उनसे होने वाले फायदों के बारे में बताना होगा। वो खतरनाक नहीं होती हैं, वो फूलों पर बैठती हैं और तब तक इंसानों पर हमला नहीं करती जब तक उन्हें खतरा महसूस नहीं होता। उनके बारे में जानने से हमें उन्हें और समझने का मौका मिलेगा। चलिए बी फ्रेंडली पौधे लगाने की कोशिश करते हैं। मधुमक्खियों को ढेर सारे पौधों की जरूरत पड़ती है ताकि वो अपना छत्ता बना सकें। हमें कीटनाशकों का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए और स्वॉर्म्स को बचाना चाहिए। अगर आपको एक नजर आए तो अपने लोकल बी कीपर को बता दें। कम से कम एक छत्ते की देखभाल की जिम्मेदारी भी लें। हम जानते हैं कि इनके डंक से आपको बहुत ज्यादा तकलीफ पहुँचती है, लेकिन हमें इन प्यारी सी मधुमक्खियों की बहुत जरूरत है, तो इन्हें बचाने की कोशिश जरूर कीजिए। कुदरत का ध्यान आप रखिए और कुदरत आपका ध्यान रखेगी। जिम्मेदार बनिए, अच्छे बनिए और हमेशा खुश रहिए।